ओके ओके सर। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम लोग पाठ 8 हिरणी एक पूरक पठन पढ़ेंगे। इस पाठ में एक ही घटना के आधार पर आधारित कहानी बताई गई है और यह कहानी कथानात्मक ने इस पाठ के अंतर्गत जो भी लेखक ने कहानीकार ने बहुत ही अच्छी तरीके से शब्दों को पिरोते हुए यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। तो कहानी के आधार पर इसमें दिखाई देता है, एक चित्र हमारे सामने अपने आप उभर कर आता है। यह चित्र देखते ही ऐसे लगता है कि हमारे आंखों के सामने अपने आप वो कहानी पढ़ते हैं तो चित्र एक के बाद एक के बाद जैसी घटित घटनाएं घटती जाती हैं उसी के आधार पर अपने आप आंखों के सामने आता जाता है। अपने आप हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे पूरक पठन में तो अब समझ जाएंगे कि ये कहानीकार जो डॉक्टर रत्न कुमार संभारिया जी हैं, इन्होंने अपनी अनुभूति को बहुत ही अद्भुत तरीके से इस कहानी के अंतर्गत प्रस्तुत किए हैं। इनका रत्न कुमार संभारिया जी ने लघु कथा, कहानी, एकांकी, अनुवाद आदि विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। आपकी रचनाएं प्रायः पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। ये उनके अलग अलग कृतियों की जो विधा है हिंदी साहित्य के अंदर वो उभर कर आता है। इसके बाद इसमें बताया गया है कि जो कहानीकार हैं इनकी कृतियों के बारे में हम लोगों ने देखा। काल तथा अन्य कहानियां, हुकुम की दुगी आदि कहानी संग्रह, समाज की नाक इनकी एकांकी है, प्रतिनिधि लघु कथा, शतक लघु कथा, ये सारी जानकारी इसमें बताई गई। अभी हम लोग देखेंगे चित्रात्मक कहानी के अंतर्गत जीवन की किसी घटना के रोचक प्रभावी वर्णन को कहानी कहते हैं। ये तो हम सबको पता है। इसमें पात्र अथवा चरित्र का अत्यधिक महत्व होता है। कहानी कहते या पढ़ते समय जब घटना प्रसंग का चित्र उभर आता है तो वह चित्रात्मक कहानी होती है। यही मैं आपको बता रही थी कि ये कहानी लेकिन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें लगेगा जो घटना घटित होती जाती है उसके बाद एक एक करके चित्र हमारे आंखों के सामने अपने आप आता जाता है। प्रस्तुत कहानी में संभारिया जी ने कठोर हृदय की सहृदयता और अपने प्रति किए गए उपकार के प्रति दान का चित्रण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। बच्चों आप लोग को पता है इस कहानी के अंतर्गत एक बहुत ही खूबसूरत मार्मिक ढंग की कहानी है। आप भी पढ़ोगे तो आपको ऐसे लगेगा अब इसके बाद की घटना क्या होगी, इसके बाद अब क्या होने वाला है। तो जैसे आपको एक उदाहरण के रूप में मैं जरा सा समझाना चाहती हूँ, थोड़ा सा संक्षिप्त हिंट देना चाहती हूँ कि इस कहानी के अंतर्गत लेखक ने कवि कहानीकार ने क्या कहना चाहा है, लेखक ने क्या बताना चाहा है। एक ही उदाहरण है कि जैसे माँ अपने बच्चों को देखकर खुश होती है, किसान अपना लहलहाते खेतों को देखकर खुश होता है, शिक्षक जो है वो होशियार छात्र जब उनके सामने आते हैं या उनका कोई भी पुराना छात्र उनके सामने आता है उसे देख के खुश होते हैं। ठीक उसी तरह से अंतिम दृश्य में अंतिम घटना में जो एक माँ है वो अपने बच्चों को देखकर इतनी खुश हो जाती है कि उसके आंख से अपने आप आंसू टपकने लगते हैं। अर्थात घटना भी ऐसे ही कुछ इसी तरह की है कि उसका बच्चा मौत के मुंह जाते हुए फिर वापस आके उसके गोद में उसके आसपास बगल में खड़ा होकर उछल कूद लगाने लगता है कि माँ की वो बच्चे की खुशी को देखकर उसके आंख से आंसू गिरने लगते हैं। तो इस कहानी में थोड़ा सा मैं सारांश के रूप में आपको बता देती हूँ। 4 पात्र हैं। पहला लक्ष्मीनाथ, दूसरा हिरण और हिरनी का बच्चा, इसी के साथ में लक्ष्मीनाथ का पाला हुआ कुत्ता जिसका नाम है शेरू। होता क्या है, छोटी सी बात इसमें, जब लक्ष्मीनाथ हो उस जंगल में आदिवासियों की तरह भटक जातियों का है, वो उस जंगल में रहते शिकार करते हैं और अपना भोजन करते। एक दिन ऐसे ही क्या होता है, जब लक्ष्मीनाथ अपने शेरू को अर्थात कुत्ते को लेके साथ में जंगल में जा रहे थे तो अचानक थोड़े से समय के बाद
थोड़ी दूर जाने के बाद उनको एक हिरण का बच्चा दिखता है, और हिरण का बच्चा देखते ही जो शेरू लक्ष्मीनाथ का कुत्ता है वो बहुत ही होशियार और चालाक है, तुरंत उसे घेर लेता है। घेरने के बाद उसे लगता है कि अब मेरे मालिक आएंगे और ये वार करेंगे। इतने में ही लक्ष्मीनाथ देखते हैं कि शेरू जो है वो हिरण के बच्चे को, शावक है उसे हिरण का बच्चा, श्वान कुत्ता, तो सामने से देखते हैं और जाते अपनी झोपड़ी में से तुरंत एक के नुकीलीदार चाकू लेकर आते हैं और सोचते हैं कि बहुत अच्छा शिकार मिला है। जैसे ही वो घटना, रात की बात है, अपने झोपड़ी में से वो चाकू लेके आना और फिर शेरू ने जिस बच्चे को पकड़ के रखा है वो भी हिरण का बच्चा, उसे वो देखते हैं और उसका शिकार ही गर्दन जैसे पकड़े उसके बच्चे को और उसको मारने ही जा रहे थे चाकू से कि इतने में उनको ऐसे आहट मिलता है झाड़ियों की कि कोई खड़ा है, कहीं से कुछ आवाज आ रही है। उस आवाज को सुन के लक्ष्मीनाथ इधर उधर देखने लगते हैं झाड़ियों के बीच में कि आखिर ये कौन है। तो इतने सुने आहट मिलती और वो थोड़ी दूर जाके देखते हैं कि एक हिरन घास के झाड़ियों के पीछे हिरनी खड़ी है और ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा उसी का है। ये सोच के उनका कठोर हृदय जो है वो सहृदयता में परिवर्तित हो जाता है। उन्हें बहुत पुरानी अपनी घटना याद आती है कि ये भी तो किसी का बच्चा है, ये इसकी छोटी सी जान को क्यों माँ से अलग करूं। ऐसे में उस बच्चे को, हिरन के बच्चे को ले जाकर हिरनी जहाँ खड़ी थी उसी के पास छोड़ के वापस चले आते हैं। और फिर हिरनी उस का देख कर कि मेरा बच्चा मुंह के मौत में जाते हुए वो वापस लौट आया है, मौत के मुंह में जाते हुए फिर वापस लौट आया है, और सहम सी रह गई कि वो देख के आश्चर्यचकित है कि मैं इनको किस तरह से अपने, बोल तो सकते नहीं जानवर, वो तो गूंग, बोलने का शब्द उन्हें है नहीं, लेकिन भावना उनके अंदर की देखो, तो उनके आंख से, हिरनी की आंख से आंसू गिरने लगातार गिर रही है, और एक तक उस शिकारी लक्ष्मीनाथ को देख रही है कि मेरा बच्चा अभी क्षण भर में वो हो जाता, मैं चाहती तो भी मेरा बच्चा मेरे पास नहीं रहता, लेकिन इनकी भलमान्यता, सहृदयता, या अपने बच्चे की तरह मेरे बच्चे को भी अहमियत दिए और तुरंत मुझे वापस दे दिए। तो उनको मैं किस किस शब्दों में, किस तरह उनका उपकार मैं मानूं, कौन कौन से शब्दों में मैं इनको धन्यवाद बोलूं, आभार व्यक्त करूं। इस तरह से हिरनी जो है एक तक, एक लगातार उसी लक्ष्मीनाथ को देखती रही। उसकी भावना को लक्ष्मीनाथ ने समझ गए और उनको ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ा उपकार किया, किसी की माँ के सामने उसके बच्चे का जो मेरे से अपराध होने जा रहा था वो मैं उससे बच गया, उस माँ की खुशी में वापस लौटा दी। इतनी सी बात ये कहानी में बताई गई है। हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कितनी रोचकता कहानी है, एक के बाद एक घटना यहाँ पे शुरू होती है। चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। 6.25 फीट लंबा कद, पतला सा सूता हुआ शरीर, गेहुआ रंग, लंबी गर्दन, गले में काले डोरों की रुद्राक्ष गुथी माला, दोनों कान छिदे हुए, कान के इन छिद्रों से हवा आए जाए, सिर पर बंधे तौलिया के फेटे तले कंधों पर, गिरती सुनहरी बालों की रूखी सूखी लतें, दबे चेहरे पर कुन्ही भैंस के, कुंठी गाय, सीखों सी छल्ला मूछे, मैल चढ़े पैरों तले हवाई चप्पलें, वह चौखन्ना की बिन धुली लुंगी बांधे था, ऊपर बिना प्रेस किए मुड़ी मुड़ी सी कमीज थी, उसके दाएं हाथ पर लक्ष्मीनाथ सफेरा गुदा हुआ था। वह देखते ही घुमक्कड़ जनजाति की इकाई लगता था। अर्थात जैसे मैंने बोला कि वो जंगल में रहने वाले घुमक्कड़ जाति के थे। लक्ष्मीनाथ की यहाँ पे चरित्र चित्रण किया गया है कि उनका बाहरी रूप रेखा कैसा था, वो दिखाई कैसे दे रहे थे, उनका पहनावा कैसा था, ये पैराग्राफ में लेखक कहानीकार ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। सूरज 2-3 बांस ऊपर चढ़ाया था, वहां घड़ी की सुविधा नहीं, वो सूरज के
उगते समय की दिशा को देख के उनकी सूरज की ऊंचाई तक जाने के अनुमान को लगाकर सूरज 2-3 बांस ऊपर चढ़ाया, अर्थात उनकी घड़ी देखने की एक प्रक्रिया। जैसे सूरज नीचे है तो अर्थात थोड़ा सा अभी उगी रहा है, थोड़ा और रोशनी ऊपर गई तो मतलब ये 2 घंटा 3 घंटा इस तरह का उनका अनुमान। तो यहाँ पे बताया गया सूरज 2-3 बांस ऊपर चढ़ाया था। मई की चटक धूप सुबह से ही अपने तेवर दिखाने लगी थी, अर्थात गर्मी के समय में धूप का जो तेज है, वो धूप बहुत कड़ी धूप होती है, वो तुरंत चुभने लगती है, सुबह सुबह ही 2 घंटे में ही गर्म होने लगता है। अपने तेवर दिखाने लगी, फटे तहमत के झरोखों से छिटक कर अंदर आती धूप घेरे में बिखरी हुई थी। लच्छीनाथ ने अंदर आ गई धूप की ओर टकटकी बांधकर देखा। घोर बहुत ज्यादा पूर्वांचल से उठती भानुदय की लालिमा के आगमन पर अवनी पलक फावड़ा बिछाए थे। प्रभात का सुनहरा समीर जल की बूंद बूंद धारा के कड़ पेड़ पौधों के पात पात और बेल बलेरी के रोए रोए में बसी थी। अर्थात लक्ष्मीनाथ ने जो अपना चद्दर ओढ़ा था वो भी थोड़ी सी फटी थी और उसमें से धूप उनके आंख पर जा रही थी, इसीलिए फटे तहमद तहमद लुंगी बोलते हैं, चार खाने वाली जो रहती वो पहने, उसमें वो भी फटा था, उसमें से सूर्य की रोशनी उनकी आंख पर जा रही थी। और जब उठकर देखते हैं अरे ये तो आज ज्यादा देर हो गई, मैं उठ नहीं पाया, क्योंकि उनकी उठने की आदत सुबह की थी। पूर्वांचल से उठती भानुदय की लालिमा के आगमन पर अवनी पलक पावड़ा बिछाए थी। प्रभात का सुनहरा समीर जल की बूंद बूंद धारा के कड़ कड़ पेड़ पौधों के पात पात और बेल बलेरी के रोए रोए में बसी थी। लच्छीनाथ को सुबह मुंह अंधेरे उठने की बांध सी पड़ी हुई थी। उसके बाप लच्छीनाथ के पिता का नाम स्वरूपनाथ की भी यही आदत थी। बाप का यहाँ पे पिता, प्रातः उठना उसका संस्कार था। शिशु सूर्य के मखमली उजास में उसकी नजरें एक अप्रत्याशित देखने को ठहर गई थी। उसके पास एक शिकारी श्वान था, सूत की रस्सी सा सूता शरीर। ये श्वान कुत्ते के शरीर के बारे में चित्र किया गया है। उसके पास एक शिकारी श्वान था, सूत की रस्सी से सूता शरीर, दंतैल लंबा हुआ, लंबी पूंछ, पीठ पेट एक, दोनों बगल पसलियां खड़ी थी, बांस की खपचियों सी उनको गिन लो एक एक। नाम था शेरू, अर्थात दुबला पतला कुत्ता था। और उसकी चरित्र आधार पर जैसे रूपरेखा बताई गई कि वो दिखने में कैसा था, उसके बहुत पतला, उसकी हड्डियां दिख रही थी, आप चाहो तो सारी हड्डियां गिन लो, उसका दांत बड़ा बड़ा, ये सारे इसके कुत्ते की शारीरिक रूपरेखा बताई गई। वह दिखने में कैसा दिखाई दे रहा था, ये बात बताई गई है। उस कुत्ते का नाम शेरू था। उसका वही श्वान शेरू मृग शावक को घेरे हुए बैठा था। इसमें बताया जा रहा है जो कुत्ता, श्वान कुत्ता का नाम है, जिसे हम लोग शेरू कह रहे हैं, मृग हिरण, शावक मतलब हिरनी का बच्चा, तो घेरे बैठा हुआ था। बच्चा भागने की चेष्टा करता, कुत्ता दाढ़ें निपोर कर उसमें भय भर देता। अर्थात हिरनी का बच्चा भागना चाहता था, लेकिन कुत्ता उसे जाने नहीं देता था, अपना डर पैदा कर देता था। खूंखार कुत्ते के सामने मासूम बच्चे का समूचा शरीर पवन में हिलते पत्ते की तरह कांप रहा था। हारे को हरिनाम, अर्थात वो विवश हो गया था, चाह के भी भागना चाहता तो भाग नहीं पाता। इस तरह से वो कुत्ते के आवाज को सुनकर कांप रहा था। बेचारे शिशु ने जैसे मौत को अपनी नियत मान लिया था। लच्छीनाथ ने अपने स्वामी भक्त कुत्ते को दाद दी, मेरा शेरू साथी शिकारी तो है ही, वफादारी भी खूब है इसमें। अर्थात वो उसे घायल नहीं किया, उसे रोक के रखा था। वो इंतजार कर रहा था अपने मालिक का कि मेरे जब मालिक आएंगे जो करना होगा वो करेंगे। इसलिए कुत्ता अपना वफादारी जो दिखा रहा था, उससे मालिक बहुत खुश था।
लक्ष्मीनाथ ने अपने स्वामी भक्त कुत्ते को दाद दी। मेरा शेरू साथी शिकारी तो है ही, वफादारी भी खूब है इसमें। अपने उसने फाहे जैसे मुलायम हिरन के एकदम सॉफ्ट छोटा सा एकदम मुलायम कोमल बच्चा, उसके सामने उसे फाहे जैसे उदाहरण दिया गया है। मुलायम हिरन के उस बच्चे की ओर काक दृष्टि से ऐसे दिखा देखा मानो वह उसके मनपसंद भोजन का निमित्ती हो। अर्थात काक कौवे के नजर तेज होती है बहुत ज्यादा, उनका खाने का जो वस्तु चीजें उन्हें जल्दी दिखाई देती है, दूर दृष्टि तक देखते हैं वो, इसीलिए काक दृष्टि का नाम दिया गया है। वह उसके मनपसंद का भोजन ऐसा कुत्ते को लग रहा था। उसके अंत से भूख की भख का भापरा सा निकला। यदि मन में लालच हो तो उतावली लाजमी है, शिकार छूट न जाए। प्रमुख हुआ, वह भागा भागा गया। झोपड़ी की बाती में घुसा छुरा उसने निकाल लिया था। वह छुरा लिए शावक के पास आ बैठा था। शिकारी और शिकार, घोड़ा और घास। न घोड़ा घास से यारी निभा सके, न शिकारी शिकार को नूर सके अर्थात छोड़ सके। लक्ष्मीनाथ ने शावक की गर्दन पकड़ कर खंजर संभाला। अब यहाँ पे जैसे ही खंजर संभालते हैं, वैसे ही उनको ये दिखाई देता है कि जो खंजर लिए चाहते तो एक ही बार में उसे बच्चे के ऊपर चलाकर खत्म कर देना, कर देते, लेकिन देखो वो तो वही करने आए थे कि शिकार बहुत अच्छा है और उसे हम लोग वो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वो निरीह शावक खुटियाते सिंह, ये जो हिरनी का बच्चा है उसका चरित्र बताया गया कि वो दिखने में कैसा था, कितना छोटा था। शावक की गर्दन पकड़कर खंजर संभाला, अर्थात पकड़ते गर्दन तो बराबर पकड़ लिए कि अभी उसके ऊपर खंजर चला देंगे, लेकिन फिर भी निरीह शावक, उसका रूप रेखा कैसे दिखने में दिख रहा था। फुटियाते सींग, आकाश देखते कान, भींग भींग सुरमई नयन, भूरे रंग पर सफेद चिटके, चाम के भीतर 10 किलो, यहाँ पे बताया गया है 10 किलो की दे, मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही मुलायम, इसमें उसके इस तन को बताया गया। इतने छोटे तो हम लोग देख रहे थे बच्चा जैसे वो खंजर में निकालता है और वो तुरंत गर्दन पकड़कर उसको थोड़ी सी आहट मिलती है। जैसे ही खुटियाते सिंह, आकाश देखते कान, भींग भींग सुरमई नयन, भूरे रंग पर संपेद चिटके, चाम के भीतर 10 1 किलो की दे, रोम रोम बेचारगी, तन बदन बेसहारगी। छुरा का अर्थ पक्षी का चिकला भी जानता है। वह तो मृत शावक था, उसने आंखें मूंद ली थी और अपनी ये लीला समाप्त होने के डर से लंबी लंबी सांसें लेने लगा था। लड़क लड़कपन का छोक था हिरनी का यह शावक, इधर उधर मुंह मारता, कूदता फांदता, हुमकता, हंसता खेलता, कुलांछे भरता ढेरों की ओर आ निकला था। कुत्ते ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। रात का तीसरा प्रहर 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 बीत रहा था। उसी समय से खेत में हिरनी ममता के वशीभूत खड़ी थी। इधर उसका शावक कुत्ते के सामने अवश्य था। ऊपर की उस खेत से किसी जानवर के खो खो कर धंसने की ध्वनि सुनाई भासने की ध्वनि सुनाई दी। ध्वनि में गिड़गिड़ाहट जैसा दयनीय फूट था। वह क्रूरता की पराकाष्ठा का ध्यान अपनी ओर खींच ले गई थी। अब इसमें देखिए बताया जा रहा है कि जैसे ही लक्ष्मीनाथ उसे खंजर उसके गर्दन को पकड़कर मारने वाले थे कि उतने में ही उन्हें ऐसा एहसास हो जाता है कि जैसे उन्हें कोई, जो मैं बात आपको बताई इसके पहले, तो वैसे ही होता है कि कोई आहट आई। आहट खांसने की थी, खांसने की आहट के साथ साथ में वो तुरंत संभल जाता है। तो बताया जा रहा है कि छोटी सी नन्ही सी जान बच्ची हिरनी, वो उसका बच्चा मुंह के मौत मौत के मुंह तक पहुंच चुका है, लेकिन वहां से कुछ सहमा हुआ, डरा सा हुआ
सहमा हुआ, डरा हुआ, उसके आधार पर वो सोचता है कि किस प्रकार से अपनी जान को बचाया जा सकता है। इसी आधार पे वो लक्ष्मीनाथ जैसे हिरनी की आवाज सुनते हैं खांसने की, उस तुरंत उसके पास जाते हैं। उस ऊपर की उस खेत से किसी जानवर को खो खो कर, जैसे मैंने आपको बताया, तुरंत वो संभल जाता है कि सच में यहाँ कोई खड़ा है। उसकी पराकाष्ठा का ध्यान अपनी ओर खींच ले गई। सावक की गर्दन से छुरा हटाकर लक्ष्मीनाथ ने तुरंत ही उस हिरनी के पास तक पहुंचे। सावक की गर्दन से छुरा हटाकर लक्ष्मीनाथ उठ खड़ा हुआ था। उसने आवाज की ओर कनघी से निगाह निगाह निहारा। खेत परती पड़ा था। खेत में जहां जहां कंटमय की झाड़ियां थी, सीना सावली लंबी लंबी सूखी घास खड़ी हुई थी। उस घास के बीच हिरनी जैसा कोई जीव उसे खड़ा दिखाई दिया। जब तक सांस तब तक आस। हिरनी इस आधार पर देख रही थी, खो खो करते, जैसे फिर आपकी मानो कहती हो, यह बच्चा मेरी वंशवेल है, इसे मत मारो, मैं ढलती उम्र हूँ, आप मेरा गला रेत लो। इसी आधार पर वह इसी आधार पर वह जो है वो एक टक खड़ी होकर झाड़ियों के पीछे कहती है कि अर्थात कोई भी माँ अपने बच्चे को जो है वो अपने जान से बढ़कर मानती है। कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा उसके सामने, आंखों के सामने मौत के मुंह में चला जाए। इसीलिए वो अपने आप को बोलती कि मैं ढलती उम्र हूँ, आप मेरा गला रेत लो, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। लक्ष्मीनाथ ने गौर से देखा, हिरनी ही थी। वह इस विश्वास से बंधता चला गया था कि हो न हो यह उसी हिरनी का बच्चा है। वह बड़ा वह वहां खड़ी इसके प्राणों की भीख मुझसे मांग रही है। एकाएक उसे 3 बरस पहले का वह दिन स्मरण हो आया था। ऊपर के उन्हीं खेतों से आया एक भेड़िया झोपड़ी के सामने सोई उसकी 3 महीने की बच्ची को उठाकर जंगल में भाग गया था। भेड़िया की खोज लेते उसकी गोह में बच्ची तो मिल गई थी, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। बच्ची की माँ की हालत महीनों पागल जैसी रही थी। माँ हिरनी, यहाँ पे बताया गया है कि छोटी सी झोपड़ी में जब भेड़िया चला गया तो उसकी माँ के बच्चे को उठा ले गया, और जब तक ये लोग पता लगाए तब तक बच्ची की मौत हो गई थी। इसी के आधार पर उसका हृदय विदृढ़ हो आया, दया से विभोर हो गया। उसने छुरा वहीं जमीन पर गाड़ दिया था। स्नेहिल हाथों उसने बच्चों को गोदी में उठा लिया था। वह दर कदम कदम दर कदम उधर बढ़ता चला गया जहां उसकी माँ खड़ी हुई थी। उधर सावक को लेकर लच्छीलाल खेत में खड़ा खेत में बढ़ा था, और इधर श्वान छुरे को मुंह में भर कर झोपड़ी की ओर चला आया था। बालक का जी माँ की बालक का जी माँ की आत्मा में बसता है। जिस माँ का बच्चा मौत के मुंह में हो उसे अमन कहा। हिरनी की सांसें जैसे उसके फेफड़ों और पसलियों में ही सिमटी हुई थी फेफ- सिमटी हुई थी। ममता की अदृश्य डोर से बधी डोर से बधी हिरनी वह आड़ी देखकर हुई थी। बच्चे को लेकर लच्छीनाथ खेत में उधर ही देखे पहुंचे पहुंच गया खेत में पहुंच गया था। दृढ़ सागर में खड़ी हिरनी कनौतियां उठाए एक सांस उधर ही देखे जाती थी जिधर उसका बच्चा है। अब इसी के साथ वो देख रहा है कि उसका बच्चा उसके पास आ रहा है। फिर सागर में खड़ी हिरणी कनौतियां उठाए एक सांस उधर ही देख
देखे जाती थी, एकदम उदास, हताश, शोक संतप्त सी, क्लांत, मानो वह शरीरी नहीं, स्थापित संगमरमरी हो। अकस्मात लक्ष्मीनाथ की निगाहें दूसरी ओर घूमी। वह सहम कर रह गया था। 5-6 श्रृंगलों का एक झुंड हिरणी से थोड़ी दूरी बनाए खड़ा था। सियार यह उम्मीद बांधे थे कि मृत प्राय है हिरणी, उसकी सांसें टूट जाएंगी और उनका भोग भक्षण होगा। लक्ष्मीनाथ ने धरती पर पांव की धमक के साथ उनको फटकार दिया था। गीदड़ को कायर का पर्याय कहा जाता है। धमक आदमी की रूह नजर पड़ते ही वे सब के सब सिर पर सिर पैर सिर पर पैर रख कर भाग खड़े हुए। लक्ष्मीनाथ का जैसे ही उन्होंने आवाज सुनी, वैसे ही वो वहां से दूर हट गए। लक्ष्मीनाथ ने बच्चा हिरणी के पास छोड़ दिया था। बुझने बुझते दीपक में तेल डालते बुझते दीपक में तेल डालते ही उसकी लौ फिर प्रकाशमान होने लगती है। शुद्ध बुद्ध खोई हिरणी में जैसे फिर जीवन ज्योति प्रज्वलित होने लगती थी। वह चैतन्य और चौकस हो गई थी। जंगल विरेनी की आंखों से टप टप 2-3 बूंदें गिरी। सर्द आंसुओं में अब वेदना नहीं, खुशी का भाव झलक रहा था। हिरनी ने लक्ष्मीनाथ की ओर ऐसे देखा मानो वह कोई इंसान नहीं, फरिश्ता हो। हिरनी ने बच्चे को दूसरी ओर अपनी बगल में ले लिया था और वहीं खड़ी रह गई थी। लक्ष्मीनाथ को विस्मय हुआ। अपना दाबर पा जाने के बाद तो हिरनी को कुलांचे मारते यहाँ से भाग खड़ा होना चाहिए था। यह तो खड़ी मेरी ओर ही लखे जाती है मतलब लगातार वो लक्ष्मीनाथ को ही देख रही है। जंगली जानवरों की जंगली जानवरों की भी अपनी भोली भाषा हक हकूक हुआ करते हैं। इसी के साथ महीने यहाँ पे हेतु बन हुकूक हुआ करते हैं। कई बार यही बातें उनके बीच झगड़े तंटों का हेतु बन जाया करती हैं। महीना पहले ही महीना पहले ही हरी घास की छोट की तिनक सी रार को लेकर 2 हिरन आपस में भिड़ गई थी। सिंह सिंह क्रोध हर जीव में दुखता होता है और मौका पाते ही वह हिंसक हो जाता है। दोनों हिरनियों ने एक दूसरी को मात देने के लिए अपने जान फूंक दी थी। उस दिन की लड़ाई भिड़ाई इस हिरनी के एक सिंह ने जगह छोड़ दी। अब इसी के दोनों आपस में जब लड़ने के बाद दोनों के बीच में इस तरह का ऐसा दृश्य हो जाता है कि वो किस प्रकार से अपने आप गुस्से पर गुस्से पर अपने आप के गुस्से पर वो नियंत्रण नहीं रख सके और आपस में लड़ लिए। और आपस में लड़ने के कारण से उनके भीतर इस तरह की भावना आ जाती है, एक दूसरे को मात कर देंगे, एक दूसरे को गिरा देंगे। इसलिए एक दूसरे को घायल करने में एक हिरनी जो थी उसकी सींग टूट जाती है और वह घायल हो जाती है। इस हिरनी के एक सींग ने जगह छोड़ दी थी। सींग जड़ उखड़े पौधे की भांति कई दिन हिलता रहा। 20-25 दिन बाद धीरे धीरे यहाँ पे सैने सैने फिर जड़ पकड़ने लगा। हिरनी ने आव देखा न ताव उस सींग पर अपने खुर का तीखा प्रहार कर उसे तोड़ पटका था। सहृदय को नचीचा की ओर से इनाम अपने शावक को साथ लिए वह उलसित मन उछलती कूदती छलांग करती झाड़ियों में अंतर्धान हो गई थी। इस तरह से हिरनी अपने बच्चे को साथ में पाकर उछलते कूदते चली गई, लेकिन आपस में जब दोनों में लड़ाई हुई तो उसमें उसने इस तरह का अपना तेवर दिखाया। लक्ष्मीनाथ की नजर धरती टूटे पड़े हिरनी के सींग पर गई। उठाते हुए वो अपनी दिवंगत माँ को याद आई। उनके घर किसी जाने हिरन की एक सींग हुआ करता था। जब भी उनके ढोल उठते माँ अपने थैले में रख उसे सींग के को हाथ में लिए चलती थी। वही उनको याद आ गए। लक्ष्मीनाथ की नजर धरती पर टूटे पड़े हिरनी के सींग पर आई गई। उठाते हुए उसे अपनी दिवंगत माँ याद हो आई।
इसी तरह से जैसे हाथ में लिए और रखे, उस समय उनकी माँ क्या करती थी, वो सरसों के तेल के दिए कर देती थी, फिर उसके बाद उससे खाना बनाती थी। मधुमक्खी की छत्त की भांति पतरे से लटकी काली कुरच व उसे कांसे के में डाल उस सींग से घिसकर काजल तैयार किया करती थी। वह काजल पूरे डेरे में बांटता था। यहाँ बढ़ जाता है, एक जगह से दूसरी जगह से इस तरह के रहने ले जाने का व्यवस्था रहता है। तो जब जहाँ उन्हें लगता है वहां वो रहने लगते हैं। डेरा अर्थात एक तंबू जैसा अपना झोपड़ी बना लेते हैं। डेरों में बंटता था, अलग अलग जो उनके साथ रहने वाले थे ये अलग अलग डेरों घुमकड़ों का क्या ठिकाना। डेरा उठाते, जमाते अच्छीनाथ से, फिर वह सिंह कहीं घूम गया था। वापस दूसरी सिंह मिलने पर लच्छीनाथ को अपनी माँ की पूरी बातें याद आ जाती है। हिरनी के इस सींग को घर लाते जैसे काजल करती, उसकी माँ साक्षात उनके सामने खड़ी हो। उसके मन में विचार घुमड़ा, अब वह इसी सींग का घिसा काजल काम में लेगा। उसकी आंखें कम सूझती है, वस्तु पकड़ने में दिक्कत होती है। उसने सींग को झोपड़ी की बाती में खोस दिया था। अर्थात इस तरह से लच्छीनाथ को अपनी माँ की याद आ जाती है और लक्ष्मीनाथ अपनी माँ के बारे में सोचने लगते हैं। उस सिंह को वापस अपनी माँ को याद करते हुए अपने पास रखते हैं और उसे काजल बनाने की जो प्रक्रिया उनकी माँ के द्वारा देखे थे, वो अभी स्वयं वैसा करें। इस तरह से हाँ, उसने सिंह को झोपड़ी की बात में खोज दिया था। अब यहाँ पे देखो, जो वो सिंह है हिरन का, उसको कुत्ते की नजर उस पे गई है। कुत्ता चौक में लाकर पटक दिया था। लच्छीनाथ ने चौक में पड़ा छुरा उठाया और दूर नाले में फेंक आया। अर्थात कुत्ता स्वान, वो भी एक जानवर, उसे भी एहसास हो गया कि हम मैं जो कर रहा था वो एक गलत था। उसे भी गुस्सा आया कि मैं अगर हिरन के बच्चे को घायल कर उसे वापस कभी न मिलता। इसलिए वो झोपड़ी में छुरा ला के आंगन में पट देता है और लच्छीनाथ उसे ले आके दूर फेंक देते हैं। यही इस पाठ में बताया गया है। मैंने आपको समझाया और इसे आपको अभी देखिए, यहाँ पे बताया गया है जैसे प्रश्न पैराग्राफ वाइज हम पढ़ते हैं, उसमें से कितना प्रश्न बनता है और उस प्रश्न के आधार पर हम प्रश्न उत्तर लिखते हैं। पहले ही परिच्छेद में बताया गया है, निम्नलिखित परिच्छेद पर सूचना के अनुसार तृतीय कीजिए। आकलन तृतीय संजालपुर कीजिए। लच्छीनाथ का शारीरिक सौष्ठव। शारीरिक सौष्ठव का मतलब क्या? उनका शारीरिक ढांचा क्या है, कैसा है, कैसे दिखते हैं, 4 शब्दों में लिखना है, 4 वाक्य में आपको पूरा करना है। अब इसमें बताया गया लच्छीनाथ का पहनावा क्या है। आंखें खुलने पर लच्छीनाथ ने जो दृश्य देखा उसका वर्णन। अभी पैराग्राफ में से प्रश्न बनाकर उसका उत्तर लिखना। अब देखिए, यहाँ पे बताया गया है लच्छीनाथ का शारीरिक सौष्ठव। पीने 6.25 फीट लंबा कद, लंबी गर्दन, पतला सा सूखा हुआ शरीर, गेहुआ रंग। प्रश्न संजाल तैयार करना और जो उत्तर उसमें है उसका उत्तर संजाल जैसा है उसी में लिखना। अभी पत्र लिखने का प्रश्न लिखने का तरीका बदलाव आ गया है, परिवर्तन हो गया है। पहले कैसे प्रश्न जैसे लिखा वैसे ही आपने उसका उत्तर सीधे सीधे एक वाक्य में लिख दिया, आपको पूरा मार्क्स मिल जाता था। अभी ऐसा नहीं है। अभी आपको जो संजाल तैयार करने के लिए अगर बोला गया, प्रश्न पूछा गया, तो आपको उसी के आधार पर पूरा करना है। दूसरा देखिए, लच्छीनाथ का पहनावा। लच्छीनाथ का पहनावा। लच्छीनाथ का पहनावा क्या है? आंखें खुलने पर लच्छीनाथ ने जो दृश्य देखा उसका वर्णन।
अब यहाँ पे देखिए लच्छीनाथ का पहनावा बताया गया है। लच्छीनाथ का पहनावा, पैरों में हवाई चप्पलें, खाने वाली लुंगी, चौक चार चौखट वाली जो होती है उसी को खाने वाली लुंगी, शरीर पर मुंडी मुंडी सी कमीज जो प्रेस नहीं की हुई। आंखें खुलने पर लच्छीनाथ ने देखा कि सूर्य काफी ऊपर चढ़ाया है। सूर्य की चटक धूप अखरने लगी थी। वह आ गई धूप को टकटकी लगाकर देखने लगा। इस आधार पर यहाँ पर प्रश्न और उत्तर लिख सकते हो। दूसरा परिच्छेद में, उसी पहले परिच्छेद में, 6.25 फीट लंबा डैश डैश टकटकी बांध कर देखा। इसके रिक्त स्थान को पाठ के आधार पर पूरा करना। अब यहाँ पे कुंडी शब्दार्थ बताया गया है। जो पैराग्राफ में कठिन शब्द आए हैं उसका अर्थ। कुंडी गोल, छल्ला गोल, चौखाना चार खाने वाला, घुमक्कड़ घुमंतु, तेवर क्रोध, प्रभाव। टीचर लच्छीनाथ का मतलब? देखो बच्चों, पहले जब हमारे नाम रखते हैं तो उनको कोई ना कोई उनकी की चीजें होती है, और ये घुमक्कड़ जाति के थे तो उस समय उनके माता पिता ने उनके नाम रखे हैं लक्ष्मीनाथ। तो जैसे शंकर भगवान की लट्टे हैं। हाँ टीचर। तो एक एक करके लच्छा तैयार हो जाता है, गुच्छा जिसको बोल सकते हैं। तो उसी हाँ समय हो सकता है उनके माँ बाप को उनको वो पसंद हो, इसीलिए उनका नाम लच्छीनाथ। टीचर ये समझे? टीचर जरा छोटा करो ना वाला। हाँ मुझे पता है, लेकिन आपका उस आंसर जो डाउट था वो दे रही थी इसके लिए। ओके टीचर अब छोटा कर दो ना। हाँ ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो आप लोग। इसमें ओके देखो कैसे उत्तर लिखा जाता है, ये मैंने आप एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताए, ताकि लिखते समय जो जैसा प्रश्न बनता है उसको इस प्रकार से संजाल तैयार करना एक एक वाक्य में, तो उसका उत्तर आपको ऐसे ही लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, संजाल बनाना नहीं चाहते, वो ये सोचते हैं कि कौन थोड़ा सा समय दे, पर उसमें इनका अगर उत्तर सटीक जैसे दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे नहीं लिखा हुआ मिलेगा, तो 1 मार्क्स उनका जो ये संजाल तैयार करने के लिए है उसके लिए है, और एक जो सही उत्तर लिखते उसके लिए होता है। तो अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनके अपने आप कट जाते हैं। ऐसा मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपको जो प्रश्न पूछा जाए, जैसा संजाल कृति, उसको उसी के आधार पे लिखना है। हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं। शावक मतलब हिरण का छोटा बच्चा। ओके मिस, थैंक यू। ओके, और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। ज्यादा से ज्यादा मैंने हर टीचर शब्दों का अर्थ पढ़ाते समय ही बताते चली गई, ताकि आपको कहीं भी कोई डाउट ना आए, कोई भी टीचर शंका हो तो पूछ सकते। टीचर हेलो टीचर। हाँ हाँ बोलिए। टीचर, अरे हिरनी किससे, मतलब किससे लड़ाई कर रहे थे? मतलब उसका सिंग टूट गया था तो। क्या क्या बोले? टीचर वो लड़ाई, मतलब हिरनी किससे, हिरन का बच्चा उसका सिंग टूट गया था तो किससे लड़ाई किए थे हम लोग? देखिए आप कंफ्यूज हो रही, मैं आपको क्लियर करती हूँ पैराग्राफ वाइज। हिरन हिरन का जो बच्चा था वो उसे मिल गया, बराबर। हाँ वो तो टीचर। उस समय खुश हो गई, लेकिन लास्ट पैराग्राफ में जो कहानीकार है, चित्रात्मक कहानी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो हम बात करेंगे तो अपने आप एक एक चित्र हमारे सामने उभरते चला जाएगा। तो इस लास्ट के पैराग्राफ में उन्होंने ये कहा कि किसी के मन में गुस्सा नहीं आता, ऐसा नहीं है। गुस्सा सबके सबको होता है, इंसान हो या जानवर, लेकिन किसी का गुस्सा दबा रहता है, किसी का गुस्सा बाहर आता है। तो ऐसे में लक्ष्मीनाथ ने उदाहरण दिया कि जानवरों में जब दो हिरन की लड़ाई एक साथ हुई, हिरनी की, दोनों हिरनी की लड़ाई हुई थी, पता है, किसी बात को लेकर, अर्थात उनका भक्षण का ही होगा,
या फिर ऐसे ही आपस में हो गया होगा, दोनों में लड़ाई, तो उनका क्रोध इतना ज्यादा हो गया कि हिरनी जो है दूसरी हिरनी की सींग को घायल कर देती है, तोड़ देती है। जब वो सींग उसका टूट जाता है तो धीरे धीरे ऐसा कि वो जुड़ जाएगा, लेकिन जुड़ता नहीं। एक दिन 10-15 दिन बीतने के बाद फिर हिरनी उसको देखती है, फिर उतने ही क्रोध में आती है और उसको जाके ऐसे अपने नाखून पैरों के पंजे से मारती है कि उसका सींग नीचे गिर जाता है। अभी कोई डाउट क्लियर हुआ अभी? वो बच्चे के लिए नहीं, वो आपस में ऐसे ही लड़ाई हो गई थी दोनों हिरनी के बीच। हाँ बोलिए मिस बोलिए। तहमद मतलब क्या? तहमद मतलब लुंगी, लुंगी मतलब लुंगी मतलब भी पूछोगे? आया समझ में? समझे कि नहीं पूछ रही हूँ? टीचर पूरक पठन मतलब? पूरक पठन ये जैसे आपको एक कहानी है, एक कविता है, वैसे ही बच्चे इसे खुद पढ़े और इसमें से क्या समझे, वो पूरक पठन। स्वयं अध्ययन करना, एक ही कथा पर आधारित कोई भी एक घटना, चित्र है, कहानी है, संस्मरण है, पूरक पठन। अच्छा ओके। हाँ, मतलब आज मैं आप लोगों को पूरक पठन, हिरणी कहानी, चित्रात्मक पढ़ाई आप लोगों को समझ में आया होगा, इसलिए अभी मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।